वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 की अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 2-3 बार से प्रीलिम्स रुक रहा है, आप इस पेड बैच को ज्वाइन करिए। 2026 की पूरी तैयारी के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है। टेलीग्राम पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम पेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फीचर्स वगैरह क्या है और आगे तैयारी कैसी होगी, सब कुछ इसमें बताया जाएगा। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं उनको ये वीडियो दिया जाता है। इसको हम लोग फ्री भी करते हैं यूट्यूब पर, जिससे आप सारी चीजें जान जाएं और उसको फॉलो भी कर सकें। स्ट्रैटेजी वीडियो नंबर 1 है ये शुरू से आखिर तक सभी को देखना अनिवार्य है। इसमें सारी जरूरी बातें बैच से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित और 2026 की स्ट्रैटेजी संबंधित बताई गई है। सभी लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। काफी महत्वपूर्ण बातें और कई सारी चीजें इसमें रिवील की गई हैं। अब तो बार बार ये बताना पॉइंटलेस ही है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही बेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इस समय अवेलेबल है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए मेंस की भी तैयारी हमारे यहाँ पर होती है, मेंस की भी चल रही है। प्रीलिम्स की अगर बात करें 150 क्वेश्चन में से 134 क्वेश्चन इस बार आए थे 2025 वाले प्रीलिम्स पेपर में डायरेक्टली का मतलब है कि हमारे स्टडी मटेरियल से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज से, हमारी पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से और कुछ हमारे जो अलग अलग इनिशिएटिव्स होते हैं उससे 134 सवाल आए थे। इसमें इनडायरेक्टली हमने अभी तक काउंट ही नहीं किए हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 134 आए थे 150 में से और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पेपर कोई ईजी लेवल का नहीं था, सभी को पता है, एक मॉडरेट स्तर का पेपर आया था और उसमें आउट ऑफ 150 134 सवाल हमारे आए हैं। सारे के प्रूफ हमने टेलीग्राम में दे दिए हैं। ये पीडीएफ भी डाल दी गई है फ्री वाले टेलीग्राम में, जिसको भी देखना है देख सकते हैं। ये स्टूडेंट मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जो भी आप यहाँ से पढ़ेंगे वो आपके काम में आएगा और आप हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ करके हमारे पेड ग्रुप में आकर के जो भी चीजें इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बताई जाएंगी और फर्दर आगे स्ट्रैटेजी जो मिलती रहेंगी। शुरुआत में 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करते हुए और फिर सेकंड स्टेज को आगे बढ़ते हुए थर्ड स्टेज में हमारे टोटल टारगेटेड प्रीलिम्स मटेरियल को पढ़ते हुए, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को कंप्लीट करते हुए आप कट ऑफ निकलने वाली पूरी तैयारी कर सकते हैं इसमें। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। 134 सवाल इस पेपर में आए थे। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड भी आगे हम साझा कर देंगे आपसे और कैसे कैसे आगे तैयारी होगी। 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले स्टेज में क्या पढ़ना है, सेकंड स्टेज में क्या पढ़ना है, थर्ड स्टेज में क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ग्रुप कौन ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप किन के लिए है। ये ग्रुप सभी लोग ले सकते हैं। मैं आपको बताऊं, प्रतिदिन आपको 6-7 घंटे यहाँ पे लिखा है, लेकिन शुरुआत में तो इतना नहीं देना है। शुरुआत में 4, 4.5, 5 घंटे भी सफिशिएंट होंगे। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो भी अपने काम के बाद समय निकाल सकते हैं 4, 4.5 घंटे का। हाउसवाइफ्स भी समय निकाल सकती हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही। ठीक है, तो नए लोग हैं, खासकर जो नए तैयारी में उतरे हैं उनके लिए ग्रुप स्पेशली फोकस किया गया है। और कुछ ऐसे भी लोग जिनका कह सकते हैं बेसिक नहीं कवर है। कई सारे लोग तैयारी में कूद जाते हैं, इधर उधर का मार्केट का मटेरियल ले जाते हैं, लेकिन कई बार जो है वो फॉल्स होप में जाते हैं कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा। नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर है। कई सारे लोगों का प्रीलिम्स हुआ लेकिन वो मेंस में कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। कई सारे लोगों की ये क्वेरी आती है कि सर प्रीलिम्स तो पास कर लिए लेकिन आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ मैटर ही नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखें उस आंसर में, कैसे आगे बढ़ें। तो ऐसी समस्या तब आती है जब आपके बेसिक कवर नहीं होते हैं। बेसिक आच्छादित किए बिना आप जो है कूद जाते हैं परीक्षा में, फिर आप अपने आप को क्लूलेस महसूस करते हैं। तो एकदम बेसिक बुक से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे। सबसे पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 2026 पेड ग्रुप के फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग मूव करेंगे मेन स्ट्रैटेजी पर। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में आप लोग जानते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट 2016 से चल रहा है। जब डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, तब से ही हमारा ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया था। पहले रूडिमेंट्री स्टेज में, अब एकदम फुल फ्लेज्ड कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है। कोविड में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, कई सारे लोगों ने अपना दूसरा काम करना शुरू कर दिया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस वहीं पर खड़ा है और अपने लक्ष्य के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। जो लक्ष्य 2016 में हमने शुरू किया था डिसाइड करके कि इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है इंस्टीट्यूट को, वही लक्ष्य अब भी है। हमने अपने तरीकों में परिवर्तन किया है, अपने आप को अपग्रेड किया, अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया, अपने साथियों को नई स्किल सिखाई है और नए जो चैलेंजेस जो हमको फेस कर रहे हैं यूपीपीएससी के द्वारा जो पेपर बनाए जाएंगे वो हमारे लिए एक तरीके से चैलेंज होता है। हर साल जो यूपीपीएससी पेपर प्री और मेंस का बनाता है, कोई भी पेपर जिसके लिए हम तैयारी कराते हैं, वो हमारी टीम एज अ चैलेंज लेती है कि किस तरीके से हम अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसमें सिलेक्ट करा पाएँ, उसका कट ऑफ निकलवा पाएँ। ठीक है, तो यही हमारा उद्देश्य रहा है शुरू से कि किस तरीके से जो गिवन सिलेबस है उसकी तैयारी अपने स्टूडेंट्स को कराई जाए, जिससे मैक्सिमम लोग हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हों। उसके लिए हमने तमाम प्रयास किए हैं। शुरुआत में छोटे स्तर पे होता था, लेकिन अब लगातार इतने सारे स्टूडेंट्स जुड़ते गए, आप लोगों ने विश्वास दिखाया, हमने लगातार मेहनत की, जिससे आपके विश्वास पर हम खरे भी उतर सकें। तमाम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्शन लेने वाले जो प्रीलिम्स के छात्र हैं उनकी संख्या अब लाखों में पहुंच चुकी है। मेंस वाले हज़ारों लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। कई सारे लोगों के तो आपने वीडियोस और उनका अनुभव भी सुना होगा हमारे अन्य चैनल्स पर। ठीक है,
ये ऐसा ही संभव नहीं हुआ है। हमने साल दर साल अपने तरीकों में परिवर्तन किया। इस साल भी आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है, वो अभी आगे आपको बताएँगे। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन लेता है, जिस भी कोर्स के लिए कुल मिलाकर हम ओपनिंग मतलब करते हैं, जिस भी कोर्स के लिए एडमिशन लेकर के छात्रों को एनरोल करते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि मैक्सिमम छात्र सिलेक्ट हों। सभी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इतनी तो सीटें भी नहीं कभी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हों और ऐसा होता रहा है। लगातार सिलेक्शन रेशियो हमारा अपग्रेड हुआ है, जबकि नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख रहे होंगे कम होती जा रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्यों वर्क करता है, मतलब क्यों जो है दूसरों से आगे है और क्यों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसका कारण मैंने लिखा है ये डायग्राम बना करके। सारी चीज़ें सबसे पहली बात एक जगह पर मिल जाती है। एक जगह पर का मतलब है कि आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन किया, बस आपको ये करना है कि जो भी यहाँ पे दिया जाएगा, जैसे अभी हम बेसिक स्ट्रैटेजी बताएंगे, कुछ दिनों बाद इसी ग्रुप में आगे की स्ट्रैटेजी बताएंगे, किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए मूव करना है, कैसे कैसे बेसिक बुक खत्म करने के बाद आपके टेस्ट वगैरह होंगे, बेसिक बुक्स के बाद आपके बेसिक टेस्ट होंगे, उसके बाद एडवांस लेवल की जो सामग्री दी जाएगी आगे उसके टेस्ट होंगे, पेड क्विज कैसे होगी, लगातार करंट अफेयर मिलता जाता है। आपको किसी चीज़ के लिए बाहर वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि फ़लाँ मैगज़ीन छपेगी तो हम पढ़ेंगे। जैसे कई सारे लोग जो गाइड हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे मटेरियल को बता देते हैं कि जब ये मैगज़ीन छपे तो आप ये पढ़ लेना, जब ये वाली बुक आए तो ये पढ़ लेना। इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजीज़ को प्लान कराते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ पर इनरोल्ड हुए हैं तो सब कुछ यहीं से मिलता है। यहीं से मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड टेलीग्राम ग्रुप से आपको सब कुछ मिलता है, यानी कि प्रीलिम्स का करंट अफेयर मिलता है जो मंथ वाइज आता है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा उसमें कवर होता है, उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर अब मंथ वाइज मिलता है आपको। पिछले एक दो वर्षों से मंथ वाइज अपने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी देना शुरू किया है, एक मंथ में निश्चित तारीख पर 12 तारीख के करीब आपको मिल जाता है ग्रुप में। करंट अफेयर के अलावा जीएस की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर होगी, शुरुआत बेसिक लेवल पर, फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड लेवल पर, फिर एडवांस लेवल पर टफ क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार कराया जाएगा। सारा डेटा सेट जो भी होता है, कई सारे डेटाज आपको तैयार करने पड़ते हैं। आज जैसे जनगणना भी शुरू हो चुकी है अगली वाली, खैर उसके फैक्ट तो बहुत दिन बाद आने की संभावना है, लेकिन जितना भी डेटा वगैरह होता है, नई रिपोर्ट्स जो आती हैं, उसके एसोसिएटेड फैक्ट्स, टाइमली अपडेट्स, सारे जो जरूरी होते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज सबसे इनरिच्ड है। हमने देखा है कि कई सारे लोग भले ही हमारा पेड ग्रुप ना ज्वाइन करें, एकदम लास्ट में एग्जाम आने पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रैक्टिस रिसोर्सेज पर मैक्सिमम ट्रस्ट करते हैं। जैसे इस समय आर का एग्जाम ही ले लें आप, जो अभी हाल में हुआ था, उसमें सभी ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज परचेज की थी, चाहे लीगल माध्यम से चाहे लीगल माध्यम से। और इसका कारण भी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होती है। हमारा टेस्ट सीरीज का डिपार्टमेंट है, पूरा नई टेस्ट सीरीज बनाई जाती है, जबकि दूसरों के यहाँ क्या है, टाइपिस्टों की टीम होती है, वो पुराने सवालों को लेकर के तोड़ मरोड़ करके ऑप्शन ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देते हैं, जिससे खास लाभ नहीं मिल पाता है आपको। हमारी टेस्ट सीरीज टीम इस तरीके से टेस्ट ड्राफ्ट करती है जैसे आयोग में आयोग का जो पैनल होता होगा। अब ये प्रक्रिया तो ट्रांसपेरेंट है नहीं जो हम बता पाएँ, लेकिन आयोग जिस तरीके से अपना काम करता होगा, हमारे हिसाब से जो एग्जामिनर्स का पैनल होगा वो अपने अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते होंगे, वैसे ही हमारा टेस्ट सीरीज डिपार्टमेंट नए क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है हमेशा ही, ठीक है, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। सबसे जो ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस हम इतनी बार करा देते हैं कि उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में आप कर ले जाते हैं और आपका कट ऑफ निकल जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कमिटमेंट। हमारा सपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे ये ग्रुप अभी हम शुरू कर रहे हैं, पहला ग्रुप 2026 का, आप देखेंगे कि 12 महीने, 16 महीने, 17 महीने बाद भी हमारी वही एनर्जी रहेगी, वही हमारा कमिटमेंट रहता है। बार बार आपसे फ़ी चार्ज नहीं की जाती है। अगर एग्ज़ाम 1-2 महीने टल भी जाता है, जैसे एग्ज़ाम ये टला है 2025 वाला, पहले जल्दी होना था लेकिन अब ये टल गया है, ऐसे ही कई बार एग्ज़ाम टल जाते हैं 2-3 मंथ के लिए, तो हम अपना सपोर्ट जारी रखते हैं हमेशा ही। जहाँ तक फिजिबल होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम अपना सपोर्ट मेंटेन करती है, ठीक है। अब आर का एग्ज़ाम जैसे कैंसिल हुआ था तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए टल गया था, तो उसमें हमने जो है कुछ नए चेंजेस किए थे, मतलब डिस्काउंट पर लोगों को एनरोल किया था। लेकिन यूपीपीएससी में आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम टला हो। इवन कोविड में आप देखेंगे एग्ज़ाम 5-6 महीने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन हमारा सपोर्ट बिना किसी फीस के जारी रहा था और हमने कोविड वाले के बाद के एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई थी, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। तो हमारा सपोर्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है। जो हमारा कमिटमेंट फीस लेने के दिन है वही हमारा 16 महीने बाद, 17 महीने बाद भी रहता है। हमारे टीचर्स आपको डाउट क्लियरेंस ग्रुप में उसी तरीके से एंटरटेन करते हैं जैसे डे 1 में, वैसे डे नंबर 1000, मतलब डे नंबर कह सकते हैं 180वें में, या फिर डे नंबर जो है कह सकते हैं 400वें में। जब 12-14 महीने बीत जाएंगे तब भी हमारा वैसा ही सपोर्ट और वैसे की वैसे एनर्जी बनी रहती है। आपकी एनर्जी भले ही डाउन हो जाए, आप भले ही अपने लक्ष्य से इधर उधर दाएं बाएं हो जाए, लेकिन हमारा सपोर्ट हमेशा बना रहता है। हमारे टीचर्स आपको डाउट बताएंगे, हमारा करंट अफेयर रेगुलर बेसिस पर आएगा। आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो भी नए अपडेट्स होंगे, जो भी नया स्टडी मटेरियल होगा, वो टाइमली अपडेट किया जाता रहेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट सपोर्ट थ्रू आउट योर जर्नी बना रहता है। आपकी यात्रा में हम हमेशा साथ दिखेंगे आपको। आप भले ही यात्रा से इधर उधर हो जाएं, आप भले ही जो है पढ़ाई छोड़ दें कि कुछ और करने लगे, जब तक हमारा कमिटमेंट होता है जिस भी कोर्स के लिए, वो हमारा कोर्स चलता रहता है लगातार,
ठीक है। तो इसी तरीके से 2016 से हम लोग चला रहे हैं, साल दर साल जो एग्ज़ाम की डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए माइनर चेंजेस हेयर एंड देयर पूरे कोर्स में किए जाते हैं, लेकिन हमारा मॉडल वही है कि कमिटमेंट रहेगा, जो भी कमिटमेंट किया गया है उसको पूरा किया जाएगा और पूरा प्रयास हमारी टीम करेगी कि आपका कट ऑफ निकले। अगर आप पढ़ेंगे, हमारा पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आता है, आपका कट ऑफ ज़रूर निकलेगा। हम लगातार प्रयास करेंगे, आप लगातार पढ़ते जाइए तो कट ऑफ ज़रूर निकलेगा। तो जैसे ही हमने आपको बताया वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में रहेगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स बाद में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड कुछ नोट्स भी मिलेंगे आगे चल करके, पीवाईक्यू कंपाइलेशन मिलेगा। सिर्फ यहीं पर जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन मिलेगा वही पढ़ना पड़ेगा बाहर से, बल्कि पीवाईक्यू कंपाइलेशन हम लोग नहीं देते हैं, कभी ना रिकमेंड करते हैं, ना बाहरी कोई मैगजीन रिकमेंड करते हैं। मंथली करंट अफेयर आपको मिल जाता है, कैसे कैसे मिलेगा अभी बता रहे हैं। मंथली लाइव डिस्कशन ये फीचर है, ये हमने 2025 से शुरू किया था। मंथली लाइव डिस्कशन में क्या होता है कि 2026 के अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं तो आपके डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, जनरली 40 दिन या 35 दिन के अंतराल में हम लोग एक लाइव डिस्कशन सेशन करते हैं। वो ऑडियो के माध्यम से होता है, ठीक है। टेलीग्राम में ऑडियो सेशन हम लोग करते हैं, लाइव होता है वो, मतलब लाइव आकर के टीचर आपके डाउट्स जो है सुनेंगे, उसको बताएंगे। आप जो है मतलब लाइव आकर के अपने डाउट पूछ सकते हैं और टीचर से डिस्कस कर सकते हैं क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, बुक से पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, आप कोई ऐसा डाउट पूछना चाहते हैं जो लाइव आकर के ही पूछा जा सकता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यूपीपीएससी स्पेसिफिक, सिलेबस स्पेसिफिक और बेसिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड चर्चा यहाँ पर होती है। यूपीपीएससी स्पेसिफिक ये 35-40 दिवस में एक बार होता है, जब भी होना होता है हमारे टीचर आपको नोटिफाई कर देंगे और आप जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट जो है डिस्कस कर सकते हैं। इसमें पार्ट लेना कंपलसरी नहीं है, यानी कि ये कोर्स का कोई ऐसा भाग नहीं जो आपसे छूट गया या फिर आप नहीं ज्वाइन कर पाए तो आपका कोई नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके डाउट है, वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है जिसमें आप अपने कोर्स स्पेसिफिक डाउट पूछेंगे वो तो टाइमली चलता ही रहता है, डेली जो है 15-16 घंटे वो चलता है। आप सुबह से लेकर रात तक अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर लेट नाइट डाउट पूछते हैं तब भी हमारी टीम रिप्लाई करती है कई बार। अगर 2 बजे के बाद डाउट पूछेंगे रात में तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ग्रुप शुरू होते ही डाउट का रिड्रेसल मिल जाता है, आपका जवाब टाइमली मिल जाता है। इस पीडीएफ को अच्छे से देख लीजिएगा कुल मिला करके। इस पीडीएफ को डाल भी देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, पिन कर देंगे। इसमें टाइम प्लान लगा हुआ है, किस तरीके से बेसिक तैयारी करनी है, किस दिन कौन सा चैप्टर कितने घंटे पढ़ना है। इस बार ये व्यवस्था भी हमने कर दी है। पहले हम लोग ये नहीं करते थे, चैप्टर वाइज नहीं बताते थे, बुक वाइज बताते थे, लेकिन इस बार चैप्टर वाइज डेली कितने चैप्टर, कितने घंटे, कितने चैप्टर, पूरा यहाँ पर टाइम प्लान हमने बनाया है, जिससे बेसिक प्रिपरेशन आप शुरू में करें। एकदम जो ABCD से शुरुआत करना चाहते हैं उनको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलने वाला है कि डेली बेसिस पर 45 से 60 दिवस का जो प्लान है 2 महीने का, ठीक है। अगर आप में कैलिबर है तो 1.5 महीने में भी इसको कर सकते हैं, 45 दिवस में। अगर थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं 60 दिवस में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपके इसी स्टडी मटेरियल पर, इसी पढ़े हुए बेसिक पर आपके टेस्ट होंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन चेक करेंगे। स्टेज वाइज चलते जाना है। शुरू का जो पहला 2 महीना होगा वो बेसिक पढ़ाई के लिए है, फिर आगे आपके टेस्ट होते रहेंगे करीब 1 महीने तक, बेसिक के 1-1.5 महीने तक टेस्ट होंगे, एवेल्युएशन आप करिए, उसके बाद आगे की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी। अभी बेसिक का ही हम बताएंगे। ओवरऑल आपको आइडिया हमने दे दिया है कि पहले जैसे बेसिक होगा, फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल होगा, फिर पीवाईक्यू कंपाइलेशन मिलेगा और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसको देखना है आपको, उससे तैयार करना है। प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस अभी तुरंत नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। प्रैक्टिस जो है पेड क्विज के माध्यम से शुरू होगी, पेड क्विज से, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलेगी। ये बेसिक टेस्ट सीरीज़ के अलावा बेसिक टेस्ट सीरीज़ अलग है, और जो एडवांस प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है जिससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली एग्जाम में, वो टेस्ट सीरीज़ अलग है। तो काफ़ी सारे टेस्ट यहाँ पर करवाएंगे आपको, आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से एवेलुएट कर सकेंगे टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद। टेस्ट सीरीज़ 2 चरण में होगी। पहला बेसिक जो फेज़ है, बेसिक पढ़ने के बाद जो आपको टेस्ट देना है वो अलग है, बेसिक टेस्ट है, और फिर जो है एडवांस लेवल के प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट हैं, प्रीलिम्स वाले। और पेड क्विज शुरू हो जाएगी, उस पर रेगुलर बेसिस पर पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस रिवाइज कराए जाते हैं, उसको आप अटेम्प्ट करते रहते हैं, वो अलग है। जो लोग भी पेमेंट वगैरह कर चुके हैं, आपको दिख रहा होगा कि करीब आपको 3 ग्रुप में जोड़ा गया है। 3 मेजर ग्रुप हैं। सबसे पहला स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, जिसमें सारा स्टडी मटेरियल अभी तक का जो आपको स्टडी करना है, बेसिक्स जैसे दिया गया है, बेसिक बुक्स वगैरह अभी यही दिया गया होगा, और कुछ चीज़ें बेसिक बुक्स वगैरह दिख रही होगी आपको इसमें, और टाइम प्लान वगैरह दिख रहा होगा। ये पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, ठीक है। डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है जिसमें आपको जोड़ा गया होगा, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं टीचर से डायरेक्टली, अपने लिख करके पूछ सकते हैं इसमें। और इसी डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में लाइव सेशन भी होगा एक निश्चित अंतराल पर।
जो लोग ग्रुप में अभी अभी ज्वाइन करे हुए हैं, जैसे ग्रुप शुरू हुआ है मान लीजिए फला तारीख को, और आप 10 से 15 दिवस बाद भी ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहला जो काम करना है, अपने ग्रुप के पिंड मैसेज में स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है और पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देखना है। इससे आप सब कुछ समझ पाएंगे। अब जिसके लिए आप लोग कई मतलब कह सकते हैं मिनट से स्ट्रैटेजी वीडियो में रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वो ये है कि शुरुआत कैसे करें। हम ग्रुप में सर आ गए, कैसे पढ़ाई शुरुआत कर दें। तो ये 45 दिवस का जो बेसिक टाइम प्लान है वो ये है। इसमें हम ये वाले सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। इकोनॉमी के लिए बात बताया जाएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इसमें दो तरीके से प्रिपरेशन होती है, एक होती है स्टैटिक की और एक होती है करंट ओरिएंटेड की। इसका बता दिया जाएगा बाद में। शुरुआत में जो बेसिक बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे इतिहास, इतिहास में भी एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, भूगोल, ठीक है, भूगोल में जिसमें इंडियन ज्योग्राफी भी शामिल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है, मानव भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी शामिल है, और फिर सामान्य विज्ञान। ये बड़े बड़े जो सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट भी ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट करना जरूरी है। अब छोटे सब्जेक्ट जैसे कुछ लोग पूछे तो कौन होते हैं भाई, छोटे सब्जेक्ट हम लोग मानते हैं जैसे यूपी का जीके, यूपी जीके ये छोटा सब्जेक्ट हो गया। आर्ट एंड कल्चर, प्रीलिम्स में आर्ट कल्चर से बहुत कम ही सवाल आते हैं, तो आर्ट कल्चर ये छोटा सब्जेक्ट हो गया। गवर्नमेंट स्कीम वगैरह है, ये सब हम छोटे सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, यानी कि इनको कंप्लीट किया जा सकता है, इनका पोर्शन कम होता है, ठीक है। तो ये वाले सब्जेक्ट कंप्लीट करना है पहले। आप जीएस की तैयारी इन्हीं सब्जेक्ट से आगे बढ़ाएंगे तभी मैक्सिमम बेनिफिट होता है, क्योंकि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, कुल मिलाकर ये पूरा इतिहास वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग है स्टूडेंट्स के लिए। जो नए नए प्रिपरेशन करने आते हैं, मैंने देखा है कई बार उनको अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता है, वो इतिहास की किताबें देख करके ही बैक ऑफ कर जाते हैं कई बार कि सर इतना सब कुछ कैसे याद होगा, ये तो बहुत सारा है, और ये तो बेसिक इतना जा रहा है तो आगे कितना होगा। अगर इतिहास इतना है तो भूगोल कितना कितना होगा, सामान्य विज्ञान कितना कितना होगा। कई बार लोगों के लिए हॉन्टिंग होता है, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप ये टाइम प्लान फॉलो करेंगे सब कुछ आसान लगने लगेगा। थोड़ा सा शुरू में आपको बर्डन महसूस हो सकता है, लेकिन अगर टाइम प्लान के ये वाले फेज से आप गुजर गए बेसिक वाले से, बाद में चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। तो शुरुआत में इन सारे सब्जेक्ट की कुछ बेसिक किताबें हम रिकमेंड करेंगे। उसकी एक फेज्ड रीडिंग आपको करनी है, सिस्टमैटिक रीडिंग करनी है, स्ट्रक्चर्ड रीडिंग करनी है। उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। ये वाला फेज से अगर आप गुजर गए तो बाकी जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है आपको प्रीलिम्स वाले ग्रुप में, जिन लोगों ने मेंस का ज्वाइन किया होगा मेंस वाले ग्रुप में, तब आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी। हमारी कुछ बेसिक बुक्स हैं और समरी पीडीएफ है जिनका अध्ययन शुरू में आपको करना है। ये डे वाइज हमने लगा दिया है। इसमें देखिए हमने तारीख नहीं डाली है, तारीख हमेशा ही आपका कह सकते हैं और डामाडोल कर देती कॉन्फिडेंस, क्योंकि तारीख में फिर टाइम बाउंड हो जाता है। इसमें हमने तारीख नहीं डाली, इसमें डे डाला है। किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। हमारा ग्रुप शुरू हुआ है आज, और हो सकता है आप 10-15 दिवस बाद ज्वाइन करें, तब आपके लिए डे 1 उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख से आप टाइम प्लान फॉलो करना शुरू करेंगे। तो डे 1 में क्या क्या पढ़ना है भाई, जैसे डे 1 में हमने आपको दे दिया है चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये एम लक्ष्मीकांत से स्टडी करना है। फिर टाइप्स ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, एंशिएंट हिस्ट्री आर एस शर्मा वाली बुक से, एंशिएंट हिस्ट्री की समरी के 5 पेजेस से पढ़ने हैं। अभी पहला काम करना है डे 1 में। फिर डे 2 में क्या है भाई, ऐसे डे 3 में, डे 5 में सब कुछ दिया हुआ है क्या क्या पढ़ना है। मतलब ये इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपके ये 45वें दिवस तक ये बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। हमारी समरी और हमारी जो बेसिक बुक्स हैं हिस्ट्री वाली वो कंप्लीट हो जाएगी। लक्ष्मीकांत थोड़ा सा बच जाएगा, उसको आप बाद में कवर कर सकते हैं 15 दिन एक्स्ट्रा ले करके। लक्ष्मीकांत के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए यूपीपीएससी के लिए, वो इसमें कवर हो जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की, मेडिवल हिस्ट्री की और एंशिएंट हिस्ट्री की बुक खत्म हो चुकेगी। हमारी सारी समरी फिनिश हो चुकी होंगी, और एनसीईआरटी की जितनी भी ज्योग्राफी है वो फिनिश हो चुकी होगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, साइंस का जो मटेरियल है, साइंस की हमारी समरी वो इसमें फिनिश हो चुकी होगी। जितनी भी बेसिक बुक हैं 45 दिवस तक फिनिश हो चुकी होंगी, अगर आप इस तरीके से फेज्ड वाइज रीडिंग करेंगे तो। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो कोई भी कर सकता था, कोई भी बंदा टाइम प्लान बना सकता था, चैट जीपीटी से हम कह देते थे, प्रॉम्प्ट दे देते तब भी बन जाता है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अगर आप हमारे ग्रुप में आकर के ये 45 दिवस फेज वाइज स्टडी करेंगे बेसिक बुक्स की, आगे की राह बहुत आसान हो जाने वाली है। आगे फिर ये नहीं लगेगा कि सर ये मेंस का सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, सर ये आंसर राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, इसमें क्या चीज़ है, आर्ट कल्चर में क्या क्या आता है, जो कह सकते हैं मॉडर्न इंडिया वाला टॉपिक है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। ये जो छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं लोगों के, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी वो नहीं रहेंगे। प्रीलिम्स के बाद आप मेंस का जब स्टडी मटेरियल उठाएंगे, स्टडी फॉर रिजल्ट्स का फैमिलियर लगेगा, स्मरण करना आसान रहेगा, आत्मसात करना आसान रहेगा, आंसर राइटिंग की शुरुआत करना आसान रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि टाइम प्लान बन गया है, 45 से 60 दिवस तक ये फॉलो करने के बाद आपके बेसिक टेस्ट भी होंगे।
बेसिक टेस्ट होंगे, जिससे आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि जो आपने 45 दिवस दिए वो कितने फ्रूटफुल रहे, आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो टेस्ट होंगे बेसिक वाले इसी स्टडी मटेरियल पर आधारित रहेंगे। जो आपने 45 दिवस तक कंप्लीट किया इसी स्टडी मटेरियल पर आधारित रहेंगे ये अगले बेसिक टेस्ट। ठीक है, हर 5 दिवस में 7 दिवस में एक मतलब हम लोग इस तरीके से प्लान आगे साझा कर देंगे आपको 45 दिवस खत्म होने के बाद, कि हर 5वें दिवस, 5 से 6 दिवस, एवरी 5th और 6th डे आपका टेस्ट होगा एक फेज्ड मैनर में। ठीक है, टेस्ट होगा, आप उसका एवेल्यूएशन करेंगे और पता लगाएंगे कि आपने जो भी पढ़ा बेसिक बुक उससे आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उसको ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए लाइव सेशन भी हम लोग करेंगे जिसमें आप अपना स्कोर डिस्कस कर सकते हैं और आगे की राह हम लोग बताएंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ और है कि 45 दिवस का हमने बनाया है, एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से मैंने बनाया है इसको। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो स्लो रीडर है, उसको थोड़ा और समय लगता है, तो आप इसको 60 या 65 दिवस तक भी ले जा सकते हैं। कोशिश करिए कि इससे आगे नहीं बढ़ाइएगा। मेरे हिसाब से डेली अगर 3 घंटे भी देंगे मुश्किल से, तब भी 60 दिवस में 62 दिवस में कंप्लीट किया जा सकता है। अगर 4.5 घंटे तक देंगे तो 45 दिवस में ये पूरा कंप्लीट किया जा सकता है। अब ये रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल ये रील वाली दुनिया है, लोग बुक्स से हटते जा रहे हैं, लेकिन जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बुक्स का महत्व समझना पड़ेगा। बिना बुक्स के देखिए हो नहीं पाएगा। अब जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर बुक्स से नहीं आ रहा है, कि बात सच है। एनसीईआरटी की सारी बुक आप पढ़ डालिए तब भी यूपीएससी के 10-15 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और 10-15 क्वेश्चन से कट ऑफ निकलता नहीं है। लेकिन इसका महत्व हमेशा ही रहता है। जो आगे मटेरियल हम लोग देंगे जो फैक्ट ओरिएंटेड होगा, जिसमें कई सारे फैक्ट होंगे, कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है देंगे, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, कई सारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के इतने सारे फैक्ट हम लोग जो देंगे उसको याद करना आसान हो जाता है। जिन लोगों के बेसिक कवर होते हैं उनका एक ऐसा इंस्टिंक्ट डेवलप होता है कि कई बार जो उनको उत्तर नहीं पता होता है उसका भी सही उत्तर निकाल ले जाते हैं वो लोग एग्जाम में। वो इंस्टिंक्ट आपका तभी डेवलप होगा जब ये आप सबसे कठिन वाले फेज से गुजरेंगे। फ़ोन रख करके, रीलों से ध्यान हटा करके अगर ये बेसिक वाला आपने कवर कर लिया, जो लोग सीरियस स्टूडेंट है वो मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर ये बेसिक वाला फेज़ आपने कवर कर लिया तो आगे के सारे फेज़ बहुत आसान हो जाने वाले हैं। स्टडी शेड्यूल के बाद आपके वीकली टेस्ट शुरू हो जाएंगे, उस पर ध्यान केंद्रित आपको करना पड़ेगा। स्टडी शेड्यूल खत्म होने के तुरंत बाद आप टेस्ट देंगे तो फिर से मतलब रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट देते देते आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आप लोग पढ़ पाएँ और कितना यहाँ पे दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत होगी। लक्ष्मीकांत की पूरी बुक में से क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेड्यूल में शामिल कर दिए हैं। धीरे धीरे लक्ष्मीकांत को पूरा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आपको 45 दिवस के बाद तक। कई सारे लोगों के मन में अभी भी डाउट रह रहा होगा कि क्यों बेसिक बुक पढ़ें जब इससे पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है और एग्जाम में सारा कुछ नहीं आ सकता है। लेकिन बेसिक बुक ज़रूरी है क्योंकि जो स्टाइल है बेसिक बुक का, जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें समझाते हुए चीज़ें दी हुई हैं। तो कई बार जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन भले ही ओवरऑल सिलेबस को कवर ना करे, लेकिन आपके अंदर रीडिंग हैबिट डेवलप करेगा कि आप चीज़ों को लिंक कैसे करते हैं। बहुत छोटे से बच्चों जैसी भाषा में समझाते हुए जब चीज़ें एडवांस लेवल तक बढ़ती हैं आगे, तो उसको समझने में, आत्मसात करने में आसानी रहती है। कौन सी जगह पर विश्व के कौन से हिस्से पर कौन सा मिनरल पाया जाएगा, ये रटने को तो रटा भी जा सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपने बेसिक कंप्लीट किया है, कई बार आपके सामने ऑप्शन होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा कि कौन सी जगह पर कौन सा मिनरल मिलेगा, लेकिन आपके सामने अगर क्वेश्चन होगा तो आप उसमें सही अंदाज़ा लगा लेंगे क्योंकि आपने लिंक किया होगा हर चीज़ को। आपने जो कह सकते हैं जलवायु है, जलवायु यानी जो क्लाइमेट है उसको पढ़ा है, वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ा है। इसके साथ आपने जियोलॉजी पढ़ी है अच्छे से, इसके साथ आपने सॉइल वगैरह पढ़ा है। इन सबको लिंक करके आप कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सा मिनरल मिलेगा। ये ऐसे ही वर्क करता है। ये मैं आपको वैसे नहीं समझा सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ी हैं हिस्ट्री की सारी बुक्स, कई बार आप कठिन से कठिन क्वेश्चन भी सही कर ले जाएंगे बिना पूरा फैक्ट पता हुए। अब जैसे पूछेंगे कि किस राजा का कौन सा पुत्र था, वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई बार कठिन वाला सवाल जैसे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा जाता है या फिर चीज़ों को लिंक करके पूछा जाता है हिस्ट्री में, प्रथाओं के बारे में, सामाजिक प्रथाओं के बारे में, आप उसको आंसर कर ले जाएंगे। अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली हो सकते हैं, सरप्राइजिंगली आपको शायद ना पता हो। मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई थी इस वीडियो को बनाने से पहले, पिछले 4-5 वर्षों के पेपर को देखते हुए कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्टली अभी भी एनसीईआरटी से किए जा सकते हैं। पिछले करीब 4 साल के पेपर को एनालाइज मैंने किया था और इन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी जो डायरेक्टली अभी भी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ करके किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला आप सवाल ले लीजिए, कौन सी हिमालयन पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। तो अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि ऐसे नाम वाले पर्वत ज़्यादातर जो है ये साउथ इंडिया में है, या फिर हम लोग कह सकते हैं सतपुड़ा के नीचे ही मिलेंगे, ऐसे नाम वाले पर्वत सतपुड़ा के नीचे मिलेंगे। हमसे पूछा है हिमालयन पर्वत श्रृंखला श्रेणी में कौन कौन शामिल हैं। तो अगर आपने ये 2 एलिमिनेट कर लिए तो ये 2 आंसर आप कर सकते थे। इसका आंसर डी वाला आप निकाल सकते थे। ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं
ये वाले देखिए, ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी के फैक्ट पे आधारित है। पहला वाला, भारत छठा सबसे बड़ा देश है, कितना एरिया कवर करता है, पूरी तरीके से ट्रॉपिक जोन में आता है कि नहीं आता है। ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से किए जा सकते थे। ये वाला रक्त में ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, या डायरेक्टली गिवन है। विटामिन वाला जो केमिस्ट्री में जो कह सकते हैं हम पढ़ते हैं, विटामिन वाले में साफ साफ दिया हुआ एनसीईआरटी में कि ह्यूमन बॉडी सारे विटामिन को सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमको कुछ स्पेसिफिक फूड कंज्यूम करने होते हैं अपनी डाइट में, जिससे हमारे गट में यानी हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कर सकते थे आप। ऐसे ही जलवायु वगैरह वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ा हो तो इन वाले क्वेश्चंस को कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत जो कृषि वाला चीज़ें कंप्लीट की हैं तो ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि कौन सी क्रॉप कहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर, साइंस और इन्वायरमेंट वगैरह को लिंक करके कई सारी चीज़ें जो एनसीईआरटी में चैप्टर्स के फॉर्म में दी हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा आपको ना सिर्फ प्रीलिम्स में मिलता है बल्कि मेंस में भी। ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। ये मुगल साम्राज्य मूल रूप से सैनिक राज्य था, ये अवधारणा दी है एनसीईआरटी में। ठीक है, क्योंकि मुगल जो है थियोक्रेसी पर आधारित राज्य नहीं था। मुगल कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वॉट नॉट बेस्ड ऑन थियोक्रेसी। ठीक है, राज धर्म पर आधारित नहीं था, सैनिक राज्य था और मनसबदारी सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे सैनिकों को नियुक्त किया जाता था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल डायरेक्टली दिया है। आज भी कई सारी चीज़ें डायरेक्टली दी हैं एनसीईआरटी में जो पूछी जाती हैं। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे नॉट दिया हुआ है तो ये असर्शन रॉन्ग हो जा रहा है हमारा। ये पिछले 4-5 वर्षों के पेपर से मैंने निकाला। यूट्रोफिकेशन दिया है और बायोजियोकेमिकल साइकिल भी दी है। मानव मस्तिष्क के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा हार्ट कितने चैम्बर का है, और ये तो डायरेक्टली दिया है कि तमिलनाडु कोस्ट को जो है साउथ वेस्ट मानसून के से वर्षा क्यों नहीं मिलती है। ठीक है, इसका कारण भी डायरेक्टली मेंशन्ड है। इसके बाद जो है ये वाला है आइलेट्स ऑफ बीटा सेल्स से, मतलब बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से पैंक्रियास में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, इंसुलिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है वो भी मुझको पता है। ग्रोथ, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट कैसे आपस में लिंक्ड है, ये उदाहरण एनसीईआरटी से आप बना सकते हैं। प्राकृतिक रेशम में कौन सा कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। कोरिलेस फोर्स की अवधारणा दी है एनसीईआरटी ज्योग्राफी में। ये 2024 वाले कुछ क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से आंसर किया जारी करता था निशान लगा करके। तो हिमालय अभी भी ऊंचा क्यों हो रहा है, ये 9th क्लास की ज्योग्राफी के चैप्टर में गिवन है। टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी टकरा रही हैं। ठीक है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अभी भी कोलाइड कर रही है यूरेशियन से, तभी हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। 2019 में हिमालय की नपाई हुई थी, थोड़ा सा सेंटीमीटर बढ़ा है हिमालय का। टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल क्यों हुआ था, इसकी अवधारणा गिवन है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में RS सतीश चंद्रावाली में। और किस तरीके से आपके कह सकते हैं 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी में ये अवधारणा समझाई गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ब्रेटलैंड रिपोर्ट की। लिमिट टू ग्रोथ जो है ये क्लब ऑफ रोम का है, इसके बारे में मेंशन्ड है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतने सब्सटेंशियल नहीं है कि पूरा कट ऑफ निकल जाए। लेकिन बेसिक अगर आप कवर करते हैं तो इन क्वेश्चंस का लाभ तो मिलता ही है। मेंस का जब आप पढ़ने जाते हैं तो काफ़ी फायदा उससे मिलता है मेंस के मैटर को समझने के लिए, क्योंकि मेंस का मैटर किसी भी जगह से आप पढ़ें, चाहे आप हमारे यहाँ से पढ़ें चाहे कहीं से भी, मेंस के मैटर में बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता। मेंस के मैटर में सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जो सिलेबस में है उसको एक्सपैंड किया जाता है, जिससे आंसर राइटिंग में आपके लिए हेल्प मिले। आंसर राइटिंग में आप उन कह सकते हैं पॉइंट्स को यूज़ कर पाएँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इंडिया की लेटेस्ट रैंक क्या है, ये करंट अफेयर में कवर होता है। अभी हमने कवर कराई है मई मंथ वाले में, मई 2025 में लेटेस्ट रैंक जो आई है इंडिया की वो पता होना चाहिए आपको। अगर पता है तो कमेंट करके बताइए इस वीडियो के नीचे आप लोग। माल्थस की थ्योरी जो है ये गिवन है एनसीईआरटी में डिटेल में। एसिड रेन का भी पूरा कंसेप्ट समझाया गया है, और ये अवध का जो एनेक्सेशन किया गया था उसके बारे में भी कहानी मेंशन्ड है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे, इतने तो मैंने ही गिना दिए, जबकि ओवरऑल देखा है। अभी थोड़ा डेप्थ तक देखा जाए तब और भी मिल जाएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन तो 150 में से मिल ही जाते हैं आज भी एनसीईआरटी से। ये लाभ है, और दूसरा लाभ तो मैंने बता ही दिया, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनती है। जो कठिन वाले कई बार फैक्ट जो पूछे जाते हैं उसको तैयार करने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एनसीईआरटीज हेल्प करती हैं। अभी तक जो हमारे पेड ग्रुप शुरू हुए थे उसमें यही प्लान आपको बताया गया था, लेकिन कई सारे लोगों की अलग से डिमांड आई थी कि सर हम बिल्कुल भी बेसिक बुक से शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हमें वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से एक एक पॉइंट पढ़ करके समझाया जाए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, कुल मिलाकर MP4 वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसको समझाया जाए। कई सारे लोगों की डिमांड थी, तो हमने बेसिक बुक को पढ़ाते हुए वीडियो लेक्चर्स देना शुरू कर दिया अपने पेड ग्रुप में। शुरुआत के ग्रुप में फीचर नहीं था, लेकिन उस ग्रुप में फीचर जोड़ा गया, तो आपके ग्रुप में भी ये फीचर रहेगा। बेसिक बुक के वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, और जिन पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा वो PPT PDF में कन्वर्ट करके भी आपको मिलेगी, PPT into PDF फॉर्मेट में।
तो इस तरीके से आपकी राह और भी आसान हो जाने वाली है, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी अब तो। लक्ष्मीकांत समझने में जिन लोगों को दिक्कत है, तो पॉलिटी के लिए जो है अभी शुरुआत में बेसिक हम लोग देंगे आपको। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले आपको पॉलिटी एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। उसको पढ़ने के बाद, उससे समझने के बाद पॉलिटी लक्ष्मीकांत और भी आसान हो जाएगी। भले ही 45 दिवस में आप पूरा ना कर पाएँ, लेकिन अगर पहले वीडियो लेक्चर से आएँगे, वीडियो लेक्चर पढ़ते हुए आएँगे, बेसिक से पढ़ते हुए, तब बेसिक बुक की रीडिंग आसान हो जाएगी, लक्ष्मीकांत की रीडिंग आसान हो जाएगी। तो ये मैं बाद में हिस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके जो रीडिंग टाइम प्लान में जो वीडियो लेक्चर हैं वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। सभी बेसिक बुक जो कि हमने आपको रिकमेंड की, उसके जो है वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको ग्रुप में। और पॉलिटी हम लोगों ने नहीं शामिल किया था शुरुआत में, पॉलिटी एनसीईआरटी, लेकिन पॉलिटी एनसीईआरटी के भी शुरुआत में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट है आपके कोर्स में, ये पुराने ग्रुप को फीचर दिया गया था, तो आपके ग्रुप में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो बेसिक बुक के टाइम प्लान में रीडिंग तो है ही, लेकिन आपको जो है आपको सपोर्ट के लिए वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। वीडियो लेक्चर का टाइम प्लान आपके ग्रुप में साझा कर दिया जाएगा, किस दिन कौन सी बुक का, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा, वो आपको अलग से ग्रुप में ही बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोग कंटिन्यू करिए। यूपीपीएससी में कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक जरूरी होते हैं, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका आइडिया शुरू से होना चाहिए। इसके लिए हम चार्ट देते हैं आपको स्ट्रैटेजी पीडीएफ में। ये शुरू से ही भान होना चाहिए कौन सब्जेक्ट सबसे ज़रूरी वाले हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही शामिल हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने जानबूझ करके इसमें अलग अलग से आपको नहीं बताया, क्योंकि तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले 4-5 वर्ष पहले ऐसा कहा जाता था, और वो सत्य भी थी ये बात, कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिए, एंशिएंट मेडिवल छोड़ दीजिए, या फिर बहुत मिनिमल फोकस उस पर रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अब एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं पूरे पेपर में। मेडिवल से ऐसा हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, मॉडर्न से कम आ जाए। तो पूरे हिस्ट्री को कवर करना है, एटलीस्ट शुरुआत में तो पूरी हिस्ट्री पर ही फोकस करना है। जब एकदम एग्जाम नज़दीक होगा तो आगे की स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे। 2024 वाले पेपर में जो दिसंबर में हुआ था, 26 सवाल आए थे हिस्ट्री से। 2023 में भी आइडेंटिकल रहा था, 26 आए थे। 2022 में 24 आए थे। 2021 में 19 रह गए थे। 2020 में 22 आए थे। 2019 में भी 22 आए थे। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 20+ क्वेश्चन हमेशा ही एक्सपेक्टेड होते हैं। जरूरी टॉपिक है आपका। हालांकि मेंस में आर्ट कल्चर वाला पोर्शन आता है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी टॉपिक है आपका, कह सकते हैं प्रीलिम्स में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। 1/6 हिस्सा है पूरे पेपर का, अगर आप कैलकुलेट करें तो इंडियन हिस्ट्री बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इससे 15 सवाल आए थे, इस बार ज़्यादा आए थे, पहले कम रहते थे। ठीक है, पहले इकोनॉमी से कम सवाल आते थे, लेकिन अब स्टैटिक भी पूछा जा रहा है, करंट अफेयर भी। इकोनॉमी का हम आगे आपको बताएंगे, शुरुआत के 45-60 दिवस के बाद इकोनॉमी का अलग से प्लान आपको बताएंगे, तो देखिएगा उसमें। जनरल साइंस का क्लियर है, जो टाइम प्लान फॉलो करेंगे उसमें जनरल साइंस का आपका बेसिक बनेगा। बाद में जो बेसिक मटेरियल के बाद जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड मिलेगा, उससे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले जाते हैं। 24 आए थे, 19 आए थे पहले, 22, 24 इस तरीके से आते हैं। इंडियन पॉलिटी से अब 20+ क्वेश्चन आने लग रहे हैं, पहले कम आते थे। 20+ क्वेश्चन जो इंडियन पॉलिटी से रहते ही रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बन चुका है। ठीक, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 सवाल इससे रहते हैं, और अब बढ़ेंगे ही सवाल। जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, ज्योग्राफी पर खासा फोकस किया जा रहा है आयोग के द्वारा। पहले देखिए 16, 17 रहते थे, लेकिन अब जो है 23 सवाल, 25 तक भी हो सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। मतलब 2025 वाले में आपके प्रीलिम्स में 25 तक भी हो सकते हैं, 26 वाले में। एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी से 6 प्रश्न आए थे, कभी कभी 12-13 तक भी आ जाते हैं, तो ये एक जरूरी टॉपिक है। कम जरूरी वाले टॉपिक कौन से भाई? उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश जीके, मिसलेनियस कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन मिसलेनियस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट में इससे काफ़ी पूछा गया है, तो मिसलेनियस आगे मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मिसलेनियस बहुत लेटेस्ट वाला हम लोग देते हैं, बहुत कम पेजेस पे होता है, वो आगे मिलेगा। अभी बेसिक पर फोकस करना है और करंट अफेयर पर शुरुआत से फोकस बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन तो यही है। अगर आप देखें पूरे पेपर का सबसे बड़ा पोर्शन यही है। अगर इसमें आप इकोनॉमी करंट अफेयर भी शामिल कर लें, तो इकोनॉमी करंट अफेयर शामिल करके ये 35 हो जाता है पूरा। यहाँ पे इकोनॉमी करंट अफेयर शामिल कर लें तो 33 हो जाएगा, यहाँ पे शामिल कर लें तो 36 हो जाएगा। इकोनॉमी करंट अफेयर और जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को भी शामिल कर लें, तो पूरे पेपर में 40 सवाल तो इसी से आते हैं। कैसे कवर होगा ये हमने आपको जीएस वाले के लिए तो बता दिए बेसिक, कि जैसे जैसे टाइम प्लान है वैसे वैसे फॉलो करना है 45 से 60 दिवस तक। उसके बाद बेसिक टेस्ट देना है। जीएस के लिए तो सॉर्टेड है। अब करंट अफेयर कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे कराया जाएगा ग्रुप में, इसको देख लेते हैं। करंट अफेयर कैसे कैसे मिलेगा? करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पर भी मिलेगा। जो लोग हमारे 6500 वाले ग्रुप में, 9000 वाले ग्रुप में आए हैं, मतलब आप टोटल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आए हैं और फुल पेड ग्रुप में आए हैं, तो डेली करंट अफेयर मिलेगा। मंथ वाइज करंट अफेयर भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी मिलेगा।
ठीक है, जो लोग केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आए हैं, कह सकते हैं 4000 वाले में, उनको शायद जो है डेली बेसिस पर करंट अफेयर ना मिल करके डेली का मंथली कंपाइल करके मिलेगा। जो भी आपके कोर्स की डिटेल है उसमें देख लीजिएगा। मतलब जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको डेली करंट अफेयर मिलेगा, मंथली करंट अफेयर मिलेगा, डेली का मंथली कंपाइल करके मिलेगा मेन स्पेसिफिक के लिए, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी मिलेगा। मतलब टोटल करंट अफेयर यहीं से मिल जाएगा, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सच है, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको पेपर खुद से पढ़ना चाहिए, लेकिन यूपीपीएससी की ऐसी अभी कोई डिमांड नहीं है कि आपको खुद से न्यूज़पेपर एनालिसिस करना चाहिए। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग अपने न्यूज़पेपर वाला अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके लिए अलग से न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग हिंदी न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं कुछ लोगों को, उसको भी अवॉइड करिए। फोकस करिए कि आपको जो डेली करंट अफेयर मिलेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, उसको आप कंप्लीट कर लें। मेरे हिसाब से शुरुआत में 50 मिनट, फिर धीरे धीरे करके आप 25-22 मिनट तक लाइएगा अपनी टाइम ड्यूरेशन को, कि इतने में आपको डेली करंट अफेयर कंप्लीट कर लेना है। डेली करंट अफेयर को याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जैसे न्यूज़पेपर को हम लोग याद नहीं रखते हैं, याद करना हमारा औचित्य नहीं होता है, जानकारी इकट्ठा करना औचित्य होता है। डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने का उद्देश्य जो होता है, वैसा ही उद्देश्य आपको हमारा डेली करंट अफेयर पढ़ते समय रखना है, कि आपको याद नहीं करना है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग बनानी है, आपको बस खुद को इन्फॉर्म्ड रखना है। तो डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में अंतर क्या होता है, इसको पहले से एक बार कवर कर लेते हैं। मंथली करंट अफेयर में 2 प्रकार के पीडीएफ हम लोग देते हैं। एक मंथली करंट अफेयर होता है जिसमें सेक्शनल करंट अफेयर और एमसीक्यू होता है। यही सबसे ज़रूरी वाली पीडीएफ होती है जो आपको स्किप नहीं करना है। मंथ वाइज ये वाली तो करना ही है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर वाले, वो इस पीडीएफ से डायरेक्टली सॉल्व होते हैं। उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी हम लोग दिखाते हैं एग्जाम के बाद। यही वो पीडीएफ है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल हम लोग कवर करते हैं, पहले सेक्शन वाइज और फिर इसके कुछ एमसीक्यू होते हैं। इसके अलावा टॉप 500 हम लोग क्वेश्चन देते हैं, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर पढ़ने के बाद इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पीडीएफ देते हैं, प्रधानता यहाँ पर इसी की रहेगी। जो प्राइमरी पीडीएफ जो आपको स्टडी करनी है, जो फंडामेंटल आपको स्टडी करना ही करना है, वो ये है, ये मैंडेटरी है इसको स्टडी करना। ये टॉप 500 वाला आपके पास समय है, अगर आपको लगता है कि रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। 500 वाला ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको रिवाइज करना है, आपको लग रहा है कि मंथली करंट अफेयर पढ़ने के बाद हमको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप इससे कर सकते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी है, वो ये वाली है। मंथली करंट अफेयर पढ़ना प्रीलिम्स के लिए कंपलसरी है, ये कंपलसरी पीडीएफ है। डेली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर में क्या अंतर होता है, इसको एक बार अच्छे से हम लोग डिकोड कर लेते हैं, जिससे आगे परेशानी होगी नहीं। कई सारे लोगों के मन में डाउट रहता है। डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है 14-16 पेजेस में डेली बेसिस पर आती है। जैसे न्यूज़पेपर आता है आपके पास, न्यूज़पेपर में कई सारे घटनाक्रम होते हैं, खेल घटनाक्रम भी होता है, और बॉलीवुड से भी जुड़ा पेज रहता है, जो आपके लिए कभी भी जरूरी होता नहीं है। मतलब बॉलीवुड की एक आधी खबरें, अवार्ड वगैरह शो को छोड़ करके कुछ जरूरी नहीं होता हमारे एग्जाम के लिए। तो डेली करंट अफेयर का उद्देश्य यही है कि आपको गैर ज़रूरी चीज़ों से बचा करके कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जो प्रोडक्टिव हो, ओवरऑल आपके प्रिपरेशन में हेल्प करे और डिस्ट्रैक्टिव भी ना हो, ठीक है। मतलब डिस्ट्रैक्ट भी ना करे इधर उधर की न्यूज़ से। तो ये मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर केंद्रित करके दी जाती है। जैसे आपने अगर देखा होगा डेली करंट अफेयर का स्ट्रक्चर, उसमें बकायदा लिखा भी रहता है कि GS1 से संबंधित टॉपिक है, GS4 का टॉपिक है, GS2 का टॉपिक है, GS3 का है। इस तरीके से लिखा भी रहता है उसमें। किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी न्यूज़ को, या फिर कह सकते हैं किसी भी मेन इवेंट को 360 डिग्री कवर करने का इसमें प्रयास किया जाता है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले। इसमें चीज़ों को पल्लवित किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है, ठीक है, समझाने की कोशिश की जाती है हर तरीके से। तो मैटर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, डेली बेसिस पर आता है 14-16 पेज। और इसमें मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन जब आपको करना होता है, इससे हेल्प मिलती है, क्योंकि डेली बेसिस पर आपके पास कुछ ना कुछ मैटर होता है लिखने के लिए। आपके पास कई सारे पॉइंट्स होते हैं, हर चीज़ का प्रो एंड कॉन्स उसमें डिस्कस किया जाता है। भविष्य के सरोकार करके एक वो हेडिंग होती है, जिसमें बताया जाता है आगे क्या हो सकता है और स्टूडेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इसको आपको लर्न नहीं करना होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि डेली बेसिस पर इतना करंट अफेयर आएगा, आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। एक दिन का पूरा नहीं रट पाएंगे, वो तो महीने भर चलता रहेगा। संडे को नहीं आता है डेली करंट अफेयर में, संडे ऑफ रहता है। संडे को जरूरी इवेंट होता है, तो उसको मंडे को हम लोग कवर करते हैं। संडे को करंट अफेयर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो संडे को हॉलीडे रहता है आपका। मुख्य परीक्षा में इसमें फ़ायदा मिलता है, प्रीलिम्स परीक्षा में भी इसकी महत्ता है, लेकिन कम है, ठीक है। तो ये डेली करंट अफेयर मेंस फोकस ज़्यादा होता है, इसमें मेंस में ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको, प्रीलिम्स में कम हेल्प मिलती है, और इसको लर्न नहीं करना होता है। ये मुख्य बिंदु हो गए। मंथली करंट अफेयर डिफर कैसे करता है? मंथली करंट अफेयर का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल अलग है। आपने देखा होगा शुरुआत में कुछ टेबल्स बनी रहती है, उसमें कुछ न्यूज़ लिखी है, और फिर बाद में कुछ एमसीक्यू है। पूरी तरीके से प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन आयोग पूछता है, उसी फॉर्मेट में हम बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि कम से कम शब्दों में पूरे मंथ का हम लोग कवर कर लें। आपने देखा होगा नंबर ऑफ पेजेस कम से कम रखने का प्रयास किया जाता है, फॉन्ट भी छोटे रखे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जा करके आपको मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन करना पड़ेगा। करंट अफेयर में प्रत्यक्ष तौर पर फायदा मिलता है। देखिए हमने लिख भी दिया, डायरेक्टली आपको फायदा मिलता है। डायरेक्टली कैसे डायरेक्टली फायदा मिलता है?
जैसे एग्जाम में मान लीजिए पूछ लिया कि G20 समिट जो हुई उसमें अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की, मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया, उसमें एक स्टेटमेंट में पूछ लिया कि अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की, तो उसमें हमारे करंट अफेयर की PDF पे लिखा रहता है ऑलरेडी कि अध्यक्षता किसने की, उस समिट की थीम क्या थी, यानी मुख्य विषय क्या था, समिट में कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लिया गया, G20 में क्या किसी नए सदस्य को जोड़ लिया गया, या फिर कोई इवेंट हुआ जरूरी वाला, और अगर भारत ने उसमें पार्टिसिपेट किया तो भारत की तरफ से गया कौन था, भारत ने क्या कोई नई अनाउंसमेंट की उसके बारे में, कोई नया क्या कह सकते हैं चार्टर वगैरह जारी किया गया, या फिर जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें कोई नई अनाउंसमेंट की गई है, ये सब चीज़ें। डिक्लेरेशन का नाम क्या है जो कह सकते हैं समिट में अनाउंस की गई, वो ऐसे कई सारे फैक्ट जो मेमोराइज भी करने पड़ सकते हैं डायरेक्टली। जैसे जब G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी तब उसमें उस साल कई सारे फैक्ट थे जो G20 के बारे में आपको मेमोराइज करने पड़े थे। इस बार जो हॉट टॉपिक है पूरे साल भर जो रहा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में UPSC ने भी पूछा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली वाला सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा। 2025 का जो पेपर होने वाला है मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि इससे भी अभी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2025 के पेपर में प्रीलिम्स में PM सूर्य घर से एक क्वेश्चन बहुत ही एंटिसिपेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर पूछेंगे इसमें। तो हमने क्या किया कि PM सूर्य घर का पूरा एक वीडियो बना करके 2025 वाले ग्रुप में डाल दिया। तो मंथली करंट अफेयर में क्या होता है कि कोई भी बहुत ज़रूरी इवेंट होता है तो उसके जितने भी फैक्ट हो सकते हैं ज़रूरी वाले, जैसे नेशनल पार्क 107वां नंबर का आ गया है तो उसके जितने भी जरूरी फैक्ट हैं उस मंथ के मंथली करंट अफेयर में डाल दिए गए हैं। जिस मंथ नया नेशनल पार्क क्रिएट हुआ, नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोई क्रिएट हुई, नई रामसर साइट जो है डिक्लेयर हुई, जैसे इस बार जून में नई रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, तो जून मंथ के करंट अफेयर में 2025 में सारी डिटेल उस रामसर साइट के बारे में और जितना भी प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है वो उसमें कवर करा दिया जाता है। तो मंथली करंट अफेयर कॉम्प्रिहेंसिव रखने का प्रयास किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसका आगे जा करके आपको रिवीजन भी करना है, कई सारे तथ्यों को याद भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से इसको ब्रीफ रखा जाता है, इसको सक्सिनेट रखा जाता है, इसको ब्रीफ रखा जाता है, सक्सिनेट रखा जाता है, ल्यूसिड रखा जाता है। वहीं ये डेली वाले को हम लोग एक्सपैंड करने का प्रयास करते हैं। इसको कई बार वर्बोस भी लग सकता है आपको कि इसमें तो सर बहुत ज़्यादा एडिंग है, एक्चुअली उसका महत्व है। आपको 360 डिग्री किसी चीज़ के बारे में पता करना होता है तो थोड़ा सा नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं महत्व है मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर है आपका मंथली वाला करंट अफेयर जो मंथ वाइज आपको मिलता है। हर मंथ की 4 तारीख को हम लोग देते हैं, हर मंथ की 4 तारीख को। जैसे जून मंथ का आपको कब मिलेगा, जून मंथ को मिलेगा 4 जुलाई की रात में, और जुलाई मंथ का कब मिलेगा 4 अगस्त की रात में। ठीक है, तो इस तरीके से मंथली करंट अफेयर मिलता जाता है। टॉप 500 MCQ हम लोग देते हैं, वो करीब 8 या 10 तारीख को आता है, वो उसी मंथ का रिवीजन होता है, मतलब उसी मंथ का आप रिवाइज कर सकते हैं 500 MCQ लगा करके। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर ये आपको मिल जाता है हर मंथ की करीब 12 तारीख को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करंट अफेयर मिलता रहेगा, इसी तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। कोशिश करिए कि डेली का जो करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पर निपटाएं। आप ये शेड्यूल नहीं बनाइएगा गलती से भी कि 7 दिन का एक साथ रिवाइज करेंगे, तब उसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें बेनिफिट कम मिलेगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डेली करंट अफेयर का क्या बेनिफिट है, मंथली करंट अफेयर का क्या बेनिफिट है, टॉप 500 MCQ का रेलिवेंस क्या है, और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का क्या रेलिवेंस है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हर बार ऐसा देखा गया है कि कई बार GS का रेलिवेंस होता है, मतलब उत्तर प्रदेश की GK कई बार ज़्यादा पूछी जाती है, किसी साल करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे इस साल यूपी करंट से कम सवाल आए थे, या फिर बहुत ही कम सवाल आए थे कह सकते हैं। 2025 वाले में ऐसा हो सकता है 4-5 प्रश्न आ जाए, तो एक एग्जाम में 4-5 प्रश्न अगर आप सही निकालना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को लगातार फॉलो करना चाहिए मंथ वाइज। और अगर नहीं भी आता है, मान लीजिए कि आपको नहीं भी आता है सवाल प्रीलिम्स में उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से नहीं मिलता है, तो मेंस में जो GS 5 और 6 पेपर है उसके लिए हेल्प करता है। कई सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाते हैं GS पेपर 5 और 6 के लिए, क्योंकि यूपी स्पेशल तो पढ़ना ही डिटेल में GS 5 और 6 में, तो उससे अभी आप अपडेटेड रहते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से। पेड क्विज की जानकारी बाद में दी जाएगी क्योंकि अभी बेसिक आपको कंप्लीट करना है, तुरंत ही सारी चीज़ें नहीं शुरुआत करेंगे, अदरवाइज आप लोग पैनिक मोड पे चले जाते हैं। और ये बात सही भी है कि पहले पढ़ाई फिर प्रैक्टिस, यही सही तरीका है। अभी आप जो है पढ़ाई करिए, आप डेली जो है आपको 4.5 घंटे करीब निकालने पड़ सकते हैं। सब कुछ अगर धीरे धीरे स्लोली भी अगर करेंगे तो, और अगर आप प्रो हैं तो 3 घंटे में भी हो जाएगा। अगर आप बीच में ब्रेक लेते हैं, हफ्ते में ब्रेक हो जाते हैं आपके, तब भी 5 घंटे में ये टारगेट कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद जो है बेसिक टेस्ट आपके होंगे, फिर इवैल्यूएशन होगा, और आगे की जानकारी हम आपको देंगे कैसे क्या क्या करना है।
करंट अफेयर जैसे कुछ लोग पूछेंगे किस मंथ से किस मंथ तक का करना है, तो देखिए अभी क्लैरिटी नहीं है। जिस मंथ से आपको ग्रुप में दिया जा चुका है उस मंथ से आप लोग करना शुरू कर लीजिए मंथली वाला, उसके पहले का भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। और करंट अफेयर आइडली 1 वर्ष का तैयार किया जाता है। एग्जाम डेट से 1 साल या 13 महीने पहले तक का करंट अफेयर तैयार करना सफिशिएंट होता है। इसमें आपके 95 से 99% का सवाल कवर हो जाते हैं हमेशा ही। तो 1 साल का ही करना है, तो क्यों इतना पहले से बर्डन लें आप, क्योंकि कई सारी चीज़ें बदल जाएंगी इस साल के। अगर आप पद्मश्री पद्म विभूषण तैयार करेंगे तो ऐसा हो सकता है 2026 में बदल जाए, बिल्कुल बदलेगा। नए अवॉर्डीज आ जाएंगे, नए अवार्ड आ जाते हैं, नए इंडेक्स आ जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जिस मंथ से दिया जा चुका है उस मंथ से शुरू कर लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश का भी मंथली और नेशनल इंटरनेशनल का भी मंथली जिस मंथ से दिया जा चुका है उस मंथ से आप लोग शुरू कर लीजिए। अल्टीमेट गोल देखिए ये है, जो प्रीलिम्स ग्रुप में आए हैं उनका अल्टीमेट गोल अपनी पीडीएफ में नाम देखना है। अपनी पीडीएफ मतलब जो रिजल्ट की पीडीएफ आएगी प्रीलिम्स के बाद, उसमें अपना नाम आपको पाना है। अल्टीमेट गोल यही है। इसी वजह से इतना पैसा, इतना धन खर्च करके, इतना जो है आपको मेहनत भी करनी है आगे काफ़ी दिन तक, तो उसका परिणाम आपको हासिल करना ही है। परिणाम क्या हासिल करना है भाई? कट ऑफ। कट ऑफ क्या है भाई? कट ऑफ 2018 से यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 2018 के बाद से ही पैटर्न बदला है। ठीक है, 2023 में कट ऑफ कितना गया था? 2023 में 94 क्वेश्चंस पर कट ऑफ गया था। इस बार पोस्ट बहुत कम थी। 2023 वाले में अगर आप देखें पोस्ट काफ़ी कम थी, तो इस वजह से कट ऑफ गया था। 2024 में थोड़ी सी ज़्यादा है। नंबर ऑफ पोस्ट का थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है हमेशा। एग्जीक्यूटिव पोस्ट कम होने की वजह से कट ऑफ यहाँ पर 125 मार्क्स का गया था। लेकिन अगर नॉर्मली 400, 500, 600 पोस्ट जब भी होती हैं जिस साल, उस साल इतना ही कट ऑफ जाता है। 111 मार्क्स कट ऑफ गया था 2022 वाले में, यानी 83.28 क्वेश्चन आप सही करके मेंस की टिकट पा सकते थे। 2021 में 115 कट ऑफ गया था, 86.25 क्वेश्चंस। और 2020 में कट ऑफ गया था 82.5 क्वेश्चंस। 2019 में 87.75 क्वेश्चंस और 117 कट ऑफ गया था यहाँ पे। ठीक है, 2018 में काफ़ी इजी पेपर आया था, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा थी, 126 मार्क्स कट ऑफ गया था। ठीक, ये कट ऑफ रहा है। और इससे आप क्या कह सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। इससे डिराइव करेंगे आप कि 82 से 95 सवाल सही करने मात्र से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कैच क्या है? निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटाने के बाद 82 से 95 सवाल अगर आप सही करते हैं तो आपको कट ऑफ निकल जाएगा। पढ़ाई करते समय टारगेट हमेशा ट्रिपल डिजिट के लिए करना है कि कम से कम 100 जो क्वेश्चंस हैं आप सही निकालें। 150 में से 100 सही क्वेश्चंस निकालने के लिए लगे रहना एग्जाम के दिन तक। बाकी एग्जाम के दिन तो डिसाइड होगा कि आप कितना तक पहुंच पा रहे हैं और क्या आइडियली कट ऑफ उस साल होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके 100 क्वेश्चन यानी कि ट्रिपल डिजिट तक पहुंचना आपका उद्देश्य होगा। लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी से कट ऑफ के बारे में टेंशन लेना या फिर मार्क्स वगैरह का कैलकुलेट करना समझदारी नहीं है। अभी तो आप बेसिक पर हैं, जितना बेसिक मजबूत करेंगे आगे की राह उतनी आसान होती जाएगी, ये ध्यान रखिए। टॉपिक वाइज वेटेज से हमको पता चलता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी करंट अफेयर की भी होनी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर में जैसे हमने आपको बताया 40 तक सवाल आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को मिला करके, इकोनॉमी करंट अफेयर को मिला करके। हिस्ट्री फिर सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन से निकालते हैं तो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, जनरल साइंस थर्ड प्रायोरिटी है, फिर इंडियन पॉलिटी है, फिर जो है ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है, जिसका बेसिक नहीं कवर होता तो उनको 2 सब्जेक्ट में काफ़ी दिक्कत होती है, एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एक ज्योग्राफी। तो इसी वजह से इन दोनों पर काफ़ी फोकस किया गया है कि इनकी बेसिक बुक आप जरूर कंप्लीट करें टाइमली, जिससे आगे की राह आसान रहे। ये हमारा ग्रुप जो है टेलीग्राम पर चलने वाला है, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट या पोर्टल नहीं है। टेलीग्राम पर ही ऑपरेट करने का निर्णय स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने हमेशा से लिया था, क्योंकि सबसे स्टेबल ऐप है अभी तक का। ठीक है, व्हाट्सएप इतना स्टेबल नहीं जितना टेलीग्राम है, कोई भी मैसेजिंग ऐप उतना स्टेबल नहीं जितना कि टेलीग्राम है। उतने फीचर्स भी प्रोवाइड नहीं कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में भी काफ़ी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और उसका लाभ लीजिए आप लोग, जैसे लाइव सेशन का और जो PDF साइज़ का 2 GB तक का आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं एक फाइल में। तो काफ़ी स्टेबल ऐप है, इसमें ज़्यादा क्रैशेस इसमें नहीं होते हैं। लेकिन अब यूज़र बढ़ते जा रहे हैं तो कई बार ऐप में दिक्कतें आती हैं। उस दिक्कतों का सामना कैसे करना है और परेशान नहीं होना है, इसके बारे में भी लिख दिया है। कई बार आपका ग्रुप लोड नहीं होता है तो आप लोग जो है हमारी टीम को फ़ोन करने लगते हैं। इसको करने के बजाय ये कुछ स्टेप्स आप पहले कर लिया करिए, ट्रबल शूट कर लिया करिए। पहले इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक करिए, एरोप्लेन मोड में डाल करके फिर जो है डेटा ऑन करिए। कई बार इससे सही हो जाता है, कई बार डिवाइस को रिस्टार्ट करने से सही हो जाता है, कई बार जो कैश मेमोरी है उसको हटाना पड़ता है, कई बार स्टोरेज बहुत ज़्यादा भर जाता है आपका टेलीग्राम में तो स्लो चलने लगता है या फिर लोड होने में देर लगाता है। तो क्या करना है, टेलीग्राम सेटिंग पे जाना है, डेटा एंड स्टोरेज सेटिंग पे जाना है। ठीक है, स्टोरेज डेटा पर जाना है, उसमें कैश मेमोरी पूरी क्लीन कर लेना है। ऐसे होगा क्या कि जो भी आप स्टोर किए होंगे अपने मोबाइल में वो हट जाएगा, आपको दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन दोबारा डाउनलोड करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार टेलीग्राम को अनइंस्टॉल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार बग आ जाता है उसमें। बग कैसे हटेगा, जब आप पूरा उसको
हटा देंगे ऐप को और फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या अनइंस्टॉल करने से पूरा हमारा डेटा चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आप अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करिए। जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, उसी से फिर लॉगिन कर लीजिए, सारा डेटा वापस आ जाता है। कोशिश करें कि टेलीग्राम को प्ले स्टोर से या फिर अपने एप्पल के ऐप स्टोर से, आईपैड के ऐप स्टोर से लेटेस्ट वर्जन में अपडेट रखें, जिससे आगे कोई दिक्कत ना हो। सीसैट के लिए अभी स्टडी मटेरियल हमने नहीं दिया है। सीसैट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो अभी हम बाद में देंगे। जीएस के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर हम कुछ दिन बाद आपको साझा करेंगे, सब कुछ कंपाइल करके। अभी जो है आपको बेसिक पर फोकस करना है। बेसिक पर फोकस करने के बाद आपको बेसिक टेस्ट देने हैं। बेसिक टेस्ट के बाद एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट भी होंगे आगे, उसका डिटेल आपको मिलेगा बाद में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंपाइलेशन है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको ग्रुप में देगा, और वो कब से पढ़ना है हम बता देंगे, उस हिसाब से आप लोग चालू करिएगा। और जो मार्केट में जो पीवाईक्यू कंपाइलेशन मिल रही है उनसे कतई दूर रहना है आपको, खासकर अपने एग्जाम की इनिशियल प्रिपरेशन में कतई उससे दूर रहिएगा। अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं और आपको कोई ये फलाने किताबें सजेस्ट कर रहा है कि पीवाईक्यू कंपाइलेशन आप ले आइए मोटे मोटे और उससे पढ़ डालिए, गलती करेंगे आप लोग निश्चित तौर पर। कभी भी आपके बेसिक मजबूत होंगे नहीं और मेंस में खासी दिक्कत आने वाली है। ये मोटे मोटे पीवाईक्यू कंपाइलेशन 2016 में या फिर 2014 या उससे पहले रेलिवेंट होते थे, जब मेंस का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता था। अब इसका महत्व नहीं रह गया है। पीवाईक्यू किस तरीके से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से मिथक या मिथ एसोसिएटेड है पीवाईक्यू से, उसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। मैं यहाँ पर किसी को डिफेम करने के लिए या फिर किसी की स्ट्रैटेजी को कह सकते हैं नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, या फिर हमें ये नहीं कहना है कि हमारी स्ट्रैटेजी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन लॉजिक के साथ यहाँ पर समझते हैं कि पीवाईक्यू कंपाइलेशन क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। पीवाईक्यू हमें सिलेबस को समझने में हेल्प करता है, ये सही बात है। और पीवाईक्यू हमेशा ही देखना चाहिए। जैसे हमने आपको कुछ पीवाईक्यू दिखाए थे कि कैसे एनसीईआरटी हेल्प करती है सॉल्व करने में हमारे पेपर को, पीवाईक्यू के माध्यम से मैं आपको समझा पाया। पीवाईक्यू कई बार हेल्प करते हैं सिलेबस को समझने में, क्योंकि सिलेबस जो है यूपीपीएससी का आधे पेज में लिख करके आयोग देता है, उससे कई बार चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं आप लोग। ये बात सच है कि पीवाईक्यू से हमें काफ़ी कुछ अंदाज़ा पड़ जाता है कि क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स जरूरी हैं। जैसे पॉवर्टी वाला टॉपिक जरूरी है, हमको पीवाईक्यू से अंदाज़ा लग जाता है। पीवाईक्यू से हमें ये पता चलता है कि किस विषय में किस हद तक प्रश्न बन सकते हैं, किस विषय से कितने प्रश्न बन रहे हैं, किस हद तक कितनी डेप्थ तक प्रश्न बन रहे हैं, कि अगर आयोग जो है हिमालय से पूछेगा तो क्या क्या तक पूछ सकता है, हिमालय के कितने अंदर आयोग पूछ सकता है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है उसमें कितने तथ्य पूछ सकता है, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, मुगल प्रशासन से क्या क्या किस हद तक पूछ सकता है, कितनी गहराई तक सवाल बन सकते हैं, ये हमको भान हो जाता है। और पीवाईक्यू से बढ़िया कोई समझा नहीं सकता है। सबसे जो मिथ है एसोसिएटेड कि 10 साल के पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो सिलेबस कंप्लीट, इससे बड़ा मिथ कोई नहीं है। इससे तो बिल्कुल दूर रहना है आपको, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन बहुत लंबी चलने वाली है। बिना कोई जो है कह सकते हैं परिणाम लाए बहुत लंबे समय तक प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, अगर आप इस मिथ को फॉलो करेंगे कि पीवाईक्यू कंप्लीट कर लो पिछले 10-20 साल के। पीवाईक्यू से ये सब लाभ मिलते हैं, लेकिन पीवाईक्यू से आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सिलेबस। पीवाईक्यू के सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन वाली जो बुक्स आती हैं उसको कंप्लीट करने से सिलेबस कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं होता है कभी, और कभी हुआ नहीं है। पीवाईक्यू से मिलते जुलते सवाल आ जाते हैं, ये लाई ऑफ द सेंचुरी है। पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड सवाल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, और पीवाईक्यू से आजकल जो सवाल बन भी रहे हैं वो काफ़ी टफ लेवल के बन रहे हैं, मतलब 5-6 पीवाईक्यू को मिला करके सवाल बन रहा है, जिससे कुछ लाभ ज़्यादा नहीं होता है। पीवाईक्यू बहुत सारे रिपीट होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू नहीं रिपीट होते हैं ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। यूपीपीएससी 2026 के ग्रुप में जो लोग आए हैं तो इसका मतलब है काफ़ी आप एंथुसियास्टिक हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने को लेकर के, कि आपने इतना लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन किया है। लेकिन ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहे। पहले दिवस तक जो उत्साह रहता है वो डे नंबर 300 तक या डे नंबर 600 तक भी बना रहे तो अच्छा रहता है, तभी आपको लाभ मिलता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जिसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। आपको पेशेंस भी बनाए रखना पड़ेगा। कई बार लोगों की आस छूट जाती है कि अरे सर बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा कैसे होगा, कई सारे सवाल गलत होंगे, पढ़ने के बाद भी टेस्ट सीरीज में सवाल गलत निकलेंगे। आपको पेशेंस बनाए रखना है, हार्डवर्क करते रहना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और बिलीफ अपने ऊपर रखना है, फोकस करते हुए कि हम जो पढ़ रहे हैं सही दिशा में काम कर रहे हैं, चीज़ें सुधरेंगी धीरे धीरे। ऐसा हो सकता है कि लगातार पढ़ने के बाद भी बेसिक टेस्ट में आप कम स्कोर कर पाएँ, क्योंकि बेसिक टेस्ट हमारी टीम थोड़ा सा टफ लेवल का ही बनाती है, जिससे आप लोग कंप्लेसेंट ना हो जाएं। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं। अगर आप 50, 55, 60% भी स्कोर करेंगे टेस्ट में तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में रही है और उस हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। कुछ लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर लंबे समय तक रिटेन करने के लिए हम क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। कुछ लोगों के लिए नोट मेकिंग वर्क करता है, नोट मेकिंग कुछ लोग करते हैं अपने डिजिटल डिवाइस में, आजकल नोट मेकिंग करने लग रहे हैं, तो नोट मेकिंग आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो आप जो है
मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वाला फॉर्मूला अपना सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूला वर्क करता है। कई सारे लोगों ने बिना नोट्स बनाए अपना पूरा प्रीलिम्स क्लियर किया है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन से, और कई सारे लोग नोट्स भी बनाते हैं, नोट्स से भी उनका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो दोनों ही में से कोई मेथड आप अपना सकते हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। नोट मेकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है चीज़ों को लंबे समय तक रिटेन रखने का, याद रखने का। नोट मेकिंग में बस कोशिश करिए कि नोट्स आपके जो है रिलेवेंट रहें, शॉर्ट रहें। नोट्स अगर शॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, यानी कि हमारा जो मंथली करंट अफेयर का PDF है, अगर आप उसका नोट 30 पेज में बना रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज ही कर लें। शॉर्ट नोट्स रखने की कोशिश करिए कि अगर आप 6 पेज में हमारे मंथली करंट अफेयर को नोट कर पा रहे हैं तो उसको नोट किया करिए। आप शॉर्ट रखिए, रिलेवेंट रखिए, और ऐसा रखिए कि आप उसको रिवाइज भी कर पाएँ। तो नोट्स जो है शॉर्ट और रिलेवेंट होने चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। जैसे हिस्ट्री एक बहुत इन्फॉर्मेशन डेंस टॉपिक होता है, इसमें आपको सक्सिनेट नोट्स बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप जरूरी नहीं कि यही चार्ट फॉलो करें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड अपना सकते हैं। कुछ लोग डायग्राम बनाते हैं, कुछ लोग जो है ग्राफ बनाते हैं, कुछ लोग कॉज इफेक्ट डायग्राम बनाते हैं, कुछ लोग सनरे डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरीके का आपको मेथड हो, आपके लिए वर्क करना चाहिए। जैसे हिस्ट्री में कोशिश करिए कि इस तरीके के डायग्राम बनाया करिए जिसमें ये क्लियर रहे कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, बाद में कौन सा इवेंट हुआ। इसमें याद करने में आसानी रहती है। जो इन्फॉर्मेशन जो रिटेन रखनी है एग्जाम के लिए, उसको आप ब्लॉक में लिख सकते हैं या अलग से हाईलाइट करके रख सकते हैं। डेट्स वगैरह जरूर लिखिए हिस्ट्री में बीच बीच में, जिससे क्लियर रहे कि क्या क्रोनोलॉजी चल रही है। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध का ये नोट्स बनाया गया है, NCERT और बेसिक बुक से बनाया गया है। मतलब NCERT बेसिक बुक और स्टैंडर्ड बुक से मैंने बनाया है और मेजर सोर्सेज की हेल्प ली है। ज़रूरी नहीं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स में आ जाए, जितना आपका कह सकते हैं सोर्स मटेरियल है। जैसे NCERT से जो भी आप समझें, NCERT का आप चैप्टर पढ़िए, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो संबंधित है, आपके बुक में जो जो दिया हुआ है उसमें से आप नोट करिए। भले ही आपको लगे कि कुछ चीज़ें रह रही हैं, वो आगे कवर होंगी, पूरे मटेरियल में टेस्ट सीरीज से कवर होगी। कई सारे तथ्य आपको आगे मिलने वाले हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जितना आपको मिल रहा है, आप चाहें तो उसको नोट मेकिंग से आप तैयार करिए, चाहे मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करके रिवाइज करके तैयार करिए। जो भी आप सिस्टम अपनाएं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहना चाहिए। कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए कि कोई भी आप सामग्री पढ़ रहे हो, जैसे मैथ्स में नियम होता है कि खाली हाथ नहीं पढ़ा जाता है, पेन पेपर लेकर के पढ़ा जाता है, पेन नोटबुक लेकर के। वैसे ही GS में भी आदत बनाइए करंट अफेयर में कि कुछ कुछ चीज़ें आप जरूर नोट करते जाएं, ठीक है। इससे एक अच्छी हैबिट बनती है लिखने की, और ये आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी आगे चल करके। अब जैसे कोई कंसेप्ट बताया जा रहा है, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन आप स्टडी कर रहे हैं सतीश चंद्रा में, उसमें आप नोट कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शासन प्रशासन कैसा चलता था, क्या हायरार्की होती थी, सल्तनत को कितने भागों में डिवाइड करते थे। पहले जैसे प्रोविंस होते थे, ठीक है, प्रोविंसेस को इक्ता कहा जाता था, इक्तादार जिसका हेड होता था, और शिक होते थे जो जिलों के समान होते थे, डिस्ट्रिक्ट के समान। शिकदार उसका हेड होता था, परगना ये आमिल इसको हेड करता था। गाँवों का समूह जो है ये 84 कई बार कहा जाता था। गाँव को जो है विलेज कहा जाता था, इसमें खुद मुकद्दम या चौधरी जो है रूल करते थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में गाँव के लिए एक विशेष टर्म भी दिया जाता था जिसको देह बोलते थे, देह या फिर डी कहा जाता था। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स जो है आप लिख करके रख सकते हैं। मतलब ऐसी जगह रखिएगा कि आप रिवाइज भी करें, ऐसा नहीं नोट करना है कि वो कहीं खो जाए और कभी आपके काम ना आए। सारी चीज़ें नहीं नोट करिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप नोट करिए। क्या क्या नोट करना है, जैसे कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि नोट क्या करना है। नोट क्या करें सर, सारे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है शुरू में, तो आप क्या काम करिए कि अभी आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर फोकस करिए। जब टेस्ट दे लेंगे, PYQ कंपाइलेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से क्या चीज़ नोट करना होता है। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर लीजिए। आज से आपका ग्रुप शुरू होता है। बेसिक बुक का टाइमलाइन फॉलो करना शुरू करिए। शुरुआत में थोड़ा सा बर्डन सम लग सकता है, कोशिश करें कि हर 7 दिन में एक ब्रेक भी ले सकते हैं आप। 45 दिवस का टाइम प्लान है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको 45 डेज में ही कंप्लीट करना है। अगर आपको लगता है 45 डेज में नहीं हो सकता, मैंने आपको कहा कि आप 60 दिवस तक इसको ले जाइए, 65 दिवस तक आप ले जाइए, 70 दिवस तक वर्स्ट केस में आप ले जाइए, लेकिन इसको कंप्लीट करिए। इसको कंप्लीट करे बिना अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा ही कई बार खुद को पीछे महसूस करेंगे आगे के फेजेस में। 45 दिवस ये अगर आपने गुजार लिए बेसिक बुक्स के साथ, तो आगे की प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाने वाली है। डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप हमारा शुरू होता है। कोई भी आपका डाउट है, आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछना शुरू कर सकते हैं।